Hello students, myself Dr. Amit Juneja and I welcome you all in this channel of economics। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे ही रहेगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है, किस तरह से दो कम्युनिटी के कॉम्बिनेशंस को शो करती है, उसका टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे हमने पहले से ज्यादा लॉसेस को दिखाना है और क्यों दिखाना है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर इस चीज पे हो चुका है। आज हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ही नेक्स्ट टॉपिक की, दैट आर द अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसको करने से पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि अजम्पशंस क्या होती हैं। देखिए, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये पढ़ते हैं, उसके अंदर हम कभी भी अजम्पशंस लेके नहीं चलते। क्यों नहीं लेके चलते? क्योंकि जब हमने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की थी उसके अंदर हमने एक बात की थी कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी फिजिकल साइंसेस के अंदर या नेचुरल साइंसेस के अंदर आती हैं, जिनके लॉज जो हैं वो यूनिवर्सल लॉज होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये हर टाइम पर, हर प्लेस पर और हर पर्सन के ऊपर लगते हैं। ये प्लेस, टाइम और पर्सन के चेंज होने पर चेंज नहीं होते। पर जो इकोनॉमिक्स है वो एक फिजिकल साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस कौन सी होगी? जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर एप्लीकेबल होगी। ये ऐसी साइंस होगी जो टाइम के अकॉर्डिंगली, प्लेस के अकॉर्डिंगली, पर्सन के अकॉर्डिंगली जिनके रूल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे हम एक इकोनॉमिक्स में एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, जो ये कहता है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस पहले से कम हो जाता है तो उसकी डिमांड पहले से बढ़ जाती है, या अगर किसी चीज का प्राइस पहले से बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड पहले से कम हो जाती है। अब ये एक लॉ है इकोनॉमिक्स के अंदर, लॉ ऑफ डिमांड, जो हम अपने फोर्थ चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। अब ये लॉ को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर कोई चीज पहले से सस्ती हो जाएगी तो हम उसको पहले से ज्यादा खरीदेंगे। अगर सपोज कीजिए कि सॉल्ट पहले से सस्ता हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पहले से ज्यादा सॉल्ट खाना शुरू कर देंगे, इसका मतलब लॉ फेल हो गया। या अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो हम उसको कम खरीदेंगे। अगर व्हीट महंगा हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चपातियां पहले से कम खाना शुरू कर देंगे, जितना हमने खाना है उतना ही खाना है। इसका मतलब इन सारी नेसेसिटीज पर ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता। मतलब हम अजम्पशंस क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी सोशल साइंस के अंदर जो आपके लॉ को फेल कराने वाली होंगी। अब हमने अपने लॉ को फेल होने से बचाना है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसी सारी चीजें जो हमारे लॉ को फेल कराने वाली होंगी, हम पहले से ही मान लेंगे कि उन चीजों में कोई भी चेंज नहीं आता, सो दैट वी कैन सेव आवर लॉ टू बी फेल। मतलब हम उन सारी चीजों को पहले से ही अज्यूम कर लेंगे कि ये वाली चीजों में तो चेंज आता ही नहीं। कोई पर्सन हमें ये कहता है कि ये चीज आपके लॉ को फेल करा रही है, हम कहेंगे हम तो पहले से ही मान के चल रहे हैं, ये इसमें तो चेंज आता ही नहीं है। मतलब हमने ऐसी सारी चीजों को अज्यूम करना है पहले से ही, जो ये लगता है कि आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो फेल करा सकती हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लॉ को फेल कराएंगी, उन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे? अजम्पशन की फॉर्म में ले लेंगे। तो वो कौन सी चीजें हैं? पहली चीज, कोई पर्सन आपको ये कहे कि जो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो तो 3 कम्युनिटी के कॉम्बिनेशन नहीं दिखाती, वो 4 कम्युनिटी के कॉम्बिनेशन नहीं दिखाती, तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये तो बेकार कॉन्सेप्ट है। हम ये आंसर देंगे क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होती हैं, जिसके अंदर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। हम उसके अंदर हाइट जो है वो लेके नहीं चलते। मतलब मैथमेटिक्स की तरह हमारे पास 3 डायमेंशनल डायग्राम्स नहीं होती, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सिस होते हैं और 2 एक्सिस पे हम
सिर्फ दो ही चीजें दिखा सकते हैं, हम तीसरी चीज नहीं दिखा सकते। अब आपके ऊपर ये ब्लेम लग सकता है कि आप क्या कर सकते हैं जी, आप तो 3 कम्युनिटी नहीं दिखाते, आप 4 कम्युनिटी नहीं दिखाते, आप 5 कम्युनिटी नहीं दिखाते। तो इनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए आप पहले से ही अज्यूम कर लीजिए कि जो भी आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगी वो क्या करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ 2 कम्युनिटीज के कॉम्बिनेशन जो है वो शो करने वाली है। तो हम पहले से ही इस चीज को मान लेते हैं। उसके बाद अगर आपसे कोई ये कहे कि आपकी एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपने बनाई कुछ इस तरह से, यहां पर आपने कम्युनिटी x ले ली, यहां पर आपने कम्युनिटी y ले ली, वो ये पर्सन कहे कि चलो ये तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास जो है वो 2 एक्सिस हैं और आप 2 ही कम्युनिटी शो कर सकते हैं, और ये आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है AB। आप AB के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं कि हम C पे हो सकते हैं, हम D पे हो सकते हैं, आप E पे क्यों नहीं हो सकते? तो हम पहले से ही ये मान लेते हैं कि हमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी गिवन है, हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने की हिम्मत नहीं रखते, हम उनको चेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। मतलब जितने भी हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिवन है उनके हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा AB के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो हम इसके अंदर रह सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर रह सकते हैं, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो दूसरी चीज हम क्या मान के चलेंगे भी, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो गिवन है, और अगर रिसोर्सेज गिवन है तो उन रिसोर्सेज से, क्योंकि वो रिसोर्सेज जो गिवन होंगे वो क्या होंगे, वो लिमिटेड ही होंगे, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लिमिटेड चीजें ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी हम पहले ही हमने मान लिया। थर्ड, किसी ने कहा कि चलो ठीक है आपके पास रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड है, हमने मान लिया, तो आप क्या करो, आप टेक्निक अच्छी कर लो। तो अगर आप टेक्निक अच्छी कर लेते हैं, रिसोर्सेज उतने ही रहे, तो आप प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं, तो आप इस ई पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। पर हमने कहा कि हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो AB है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर सोचो कि टेक्निक पहले से बेटर हो जाए तो क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज अगर उतने ही रहे, टेक्निक अच्छी हो जाए, तो हम तो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर निकल सकते हैं। पर हमने तो ये बना ली और ये कह दिया ये तो बन गई, अब ये चेंज नहीं होने वाली है, मतलब हम ये कहेंगे कि ना, हमारे लिए टेक्निक भी जो है वो भी गिवन है और हम उस टेक्निक को भी चेंज नहीं कर सकते। तो थर्ड असम्पशन जो हम मान के चलेंगे वो क्या है कि टेक्निक इज गिवन, तो टेक्निक भी हमें गिवन है, हम उसको भी नहीं चेंज कर सकते। फिर कोई अगर ये कहे कि आप यहां पर क्यों नहीं है, आप यहां पर F पॉइंट पे क्यों नहीं है, या आप G पॉइंट पे क्यों नहीं है, या आप H पॉइंट पे क्यों नहीं है, हम ये कहेंगे कि देखिए E पे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारे रिसोर्सेज और हमारी टेक्निक से बाहर है। अब हर एक इकोनॉमी, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, अब सभी के पास रिसोर्सेज गिवन होते हैं, टेक्निक गिवन होती है। अब कौन सा ऐसा नेशन होगा जो ये नहीं चाहेगा कि जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग के पास थोड़े कम हो सकते हैं, अब जितने भी हैं, कौन सी कंट्री जो होगी वो ये नहीं चाहेगी कि मैं अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करूं, मैं अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करूं। अगर हम यहां पर F पॉइंट पे हैं तो F पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम x x1 और y y1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो कहता है आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, आपके पास तो टेक्निक है, आप तो C पे जा सकते हो, C पे जाके आप x x2 और y y2 प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी आप x भी ज्यादा कर सकते हो, आप y भी ज्यादा कर सकते हो, तो आप अंदर क्यों बैठे हो, आप इसके ऊपर क्यों नहीं चले जाते? अगर हमने इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमें उन सारे के सारे रिसोर्सेज को काम पे लगाना पड़ेगा। तो हम एक और बात मान लेते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अब मैंने इसमें दो वर्ड ऐड किए, एक तो जो आपको रिसोर्सेज हैं वो क्या करने पड़ेंगे, फुली यूटिलाइज करने पड़ेंगे, जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको सारे के सारे रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। अगर आप
आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करते, आपके रिसोर्सेज आप वेस्ट कर देते हैं, तो जितनी प्रोडक्शन आप कर सकते हैं इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अकॉर्डिंगली आप उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप इसके अंदर बैठे होंगे। अब एक इकोनॉमी ने ये कहा कि हमारे पास 500 लेबरर्स थे, हमने 500 के 500 काम पे लगा दिए, फिर भी हम इसके ऊपर नहीं बैठे, हम इसके नीचे बैठे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज तो कर लिया है, बट आपने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया। मतलब जो 500 लोग थे उनके अंदर जिस काम को करने की एफिशिएंसी थी, आपने उनके अंदर जो काम डिवाइड किया वो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली नहीं किया। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो कम्युनिटी ली थी, एक बाइक और एक कार। अब क्या किया, 500 लेबरर्स हैं, आप कहते हैं 500 के 500 को काम पे लगा दिया, फुली यूटिलाइज हो गया। पर किया क्या, जिन लोगों को कार बड़ी अच्छी बनानी आती थी उनको लगा दिया बाइक बनाने में, अब जिनको बाइक बड़ा अच्छा बनाना आता था उनको लगा दिया कार बनाने में। मतलब आपने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया। तो जिस पर्सन के अंदर जिस काम को करने की एफिशिएंसी थी, आपने उसकी एफिशिएंसी को यूज नहीं करी। इसका मतलब जितनी प्रोडक्शन वो आपको करके दे सकता था उतनी प्रोडक्शन वो आपको करके नहीं देगा। जितनी प्रोडक्शन आप कर सकते थे रियलिटी के अंदर प्रोडक्शन उससे कम होगी और आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर होंगे। अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर होना चाहते हैं, देखिए बाहर आप नहीं जा सकते, अगर आप उसके ऊपर होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज भी करना पड़ेगा और आपको रिसोर्सेज को एफिशिएंटली भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये 5 assumptions जो हैं वो 4 assumptions जो हैं वो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हो जाती हैं। पहला कि सिर्फ दो कम्युनिटी के कॉम्बिनेशन दिखाएगी, उसके लिए रिसोर्सेज हमें गिवन है। नंबर 3 टेक्निक हमें गिवन है और रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज भी हो रहे हैं और एफिशिएंटली भी यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको अलग से assumption बना सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे नंबर 4 पे आ जाएगा रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, नंबर 5 पे आ जाएगा रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अगर आप ये 5 assumptions लेके चलते हैं तो ही, मतलब यहाँ पे इसको मैंने नंबर 4 कर दिया और इसको मैं नंबर 5 कर दिया। अगर आप ये 5 assumptions लेके चलते हैं तो ही आप एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना सकते हैं और उसके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर आप लाई कर सकते हैं। इसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये थी assumptions of production possibility curve। अगर अगला हम टॉपिक लें वो है characteristics of production possibility curve। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक बात की थी कि जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो खुद अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो बताएगी। कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। अब वो जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जैसे बनती है आप वैसे बना लीजिए, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो अगर आप वो बना देंगे तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो बना लेते हैं। तो एज यूजुअल यहाँ पे y एक्सिस आ जाएगा, यहाँ पे x एक्सिस आ जाएगा, यहाँ पर गुड y ले लेते हैं और यहाँ पे गुड x ले लेते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो बन जाती है, जिसको हम नाम दे देते हैं a b। तो इसको देख के हमने क्या करना है, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बतानी है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो ये दिखा रही है वो क्या है कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, या इसकी जो स्लोप है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो नजर आ रहा है इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है। अब याद रखने की क्या जरूरत है, जब हम ये कहते हैं कि इसकी स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी स्लोप का आंसर निकालेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, वो माइनस के अंदर आएगा। अब इसकी स्लोप नेगेटिव क्यों है, किसी भी कर्व की स्लोप नेगेटिव कब होती है,
जब वो जिन दो कम्युनिटीज के कॉम्बिनेशंस को दिखा रही होती है उन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, उल्टा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि कम्युनिटी y और कम्युनिटी x है, आप स्टार्टिंग में इस C पॉइंट पे हैं और C पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप x x1 कर रहे हैं और y y1 कर रहे हैं। अब आपने y की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसके लिए आपने y को बढ़ाया। अगर y बढ़ा तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जाऊं तो मैं d पॉइंट पे जा सकता हूं। अब d पॉइंट के अकॉर्डिंगली x आपका ऑटोमेटिकली x1 से कम होके x2 हो जाएगा। मतलब दोनों कम्युनिटी में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो आपको गिवन है। अब अगर आप उन रिसोर्सेज से एक चीज पहले से ज्यादा बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इधर से आपको रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे और इधर लेके जाने पड़ेंगे। इधर से रिसोर्सेज निकले इधर गए, मतलब इसकी प्रोडक्शन कम होनी है तो ही इसकी प्रोडक्शन बढ़नी है। तो दोनों कम्युनिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है। अगर कोई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो, जैसे अब अगर मैं एक कर्व और बना दूं, यहां पर मैं कम्युनिटी x ले लूं, यहां पर कम्युनिटी y ले लूं और ये कर्व ऐसे जा रही है। इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर आप a पॉइंट पे तो x x1 y y1, आपने x बढ़ाया तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे y भी बढ़ गया। पर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप एक बढ़ाएंगे तो रिसोर्सेज उस पे ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब दूसरी कम्युनिटी पे जो रिसोर्सेज होंगे वो आपको पहले से कम लगाने पड़ेंगे, तो दोनों कम्युनिटीज का साथ में बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं हो सकती। अब अगर हम यहाँ पर x कम्युनिटी यहाँ पे y ले लें, अब मैं बोलूं ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो अब यहाँ पर x1 है और शुरू में आप y y1 कर रहे हैं। आपने क्या किया, आप यहाँ पर आपने y बढ़ा दिया, y बढ़ाया तो x तो आपका सेम ही रह गया। एक कम्युनिटी पहले से ज्यादा बन रही है और दूसरी उतनी की उतनी है, इसका मतलब आपने दूसरे से रिसोर्सेज निकाले ही नहीं और एक पहले से बढ़ा ली। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये पैरेलल टू y एक्सिस भी नहीं हो सकती, वैसे ही ये पैरेलल टू x एक्सिस भी नहीं हो सकती। तो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दोनों जो कम्युनिटीज हैं उनके अंदर हमने उनको डिवाइड करना है। अगर एक कम्युनिटी के अंदर हम पहले से ज्यादा रिसोर्स लगाते हैं तो उसकी प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी, पर वो रिसोर्सेज ज्यादा कहां से लगेंगे, हमें दूसरी कम्युनिटी से निकाल कर इधर लेके आने पड़ेंगे, तो उसकी प्रोडक्शन पहले से कम हो जाएगी। अगर हमने किसी भी कर्व की स्लोप निकालनी हो तो हर एक कर्व की स्लोप निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। अब सोचिए कि स्टार्टिंग में अगर हम x1 और y1 पे थे, अब वर्टिकल में हम ऊपर की तरफ गए, यानी वर्टिकल में क्या हुआ है, प्लस हुआ है, हम इंक्रीज हुए हैं। कितना इंक्रीज हुआ है, मैं यहां पे लिख देता हूं डेल्टा y। डेल्टा y मींस जो y के अंदर चेंज आया। इधर हम x1 से x2 कम हुए तो चेंज किसके अंदर आया, माइनस के अंदर, तो ये चेंज क्या आया, डेल्टा x। तो स्लोप किसके बराबर है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप लिखें तो स्लोप है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब जो y है वो प्लस में है और x जो है वो किसमें, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, दैट्स व्हाई द स्लोप इज नेगेटिव। अगर उल्टा हो जाता, अगर हम शुरू में यहां पे ना होते, हम शुरू में y y2 और x x2 पे होते, अब मैंने कहा कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है d, अब मुझे d से c मूव करना है। अब मैं x बढ़ाने वाला हूं तो y क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा y, ये क्या हो गया, डेल्टा x। अब डेल्टा y किसमें है, माइनस में, डेल्टा x किसमें है, प्लस में। तो अब अगर डेल्टा x प्लस में कर दें तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो प्लस माइनस फिर माइनस, तो इसका मतलब स्लोप का आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। इसलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। दूसरी चीज, अगर हम इसको फिर से बनाएं, वो ये कहते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप जो है वो नेगेटिव है। अब ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इधर कम्युनिटी x है, इधर कम्युनिटी y है। अब नेगेटिव स्लोप जो है वो तो इसकी भी है, नेगेटिव स्लोप जो है वो तो इसकी भी है। यहां पर जो नेगेटिव स्लोप है वो कनकेव
कनकेव है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कन्वेक्स है। वो कह रहे हैं कि नेगेटिव तो है पर क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कन्वेक्स नहीं है, जो है वो क्या है, वो कनकेव में नेगेटिव है। अब क्वेश्चन उठा कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी स्लोप कनकेव क्यों होती है, तो हम उसी चीज को अब डिस्कस करेंगे। उसको करने के लिए हमें दो टॉपिक्स जो है वो पहले करने पड़ेंगे, तो हम बीच में दो टॉपिक इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसके बाद हम वापस जो है वो इसके अंदर आए। एक जो टॉपिक है हमारा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग कर दीजिए। अपॉर्चुनिटी, आपने एक अपॉर्चुनिटी लेनी, उसके लिए आपको क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक कहावत आती है हिंदी के अंदर कि अगर हमने जिंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ता है। जो पाया वो अपॉर्चुनिटी थी जो आपने ली, उसके लिए जो आपको खोना पड़ा वो आपकी कॉस्ट थी जो उस अपॉर्चुनिटी के बदले में आपको देनी पड़ी। तो जो मिला वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, वो तो अपॉर्चुनिटी है, उसके बदले में जो दिया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज हमें कितनी देनी पड़ती है, वो जो दिया वो क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक फार्मर है और उसके पास 5 एकड़ ऑफ लैंड है। नाउ द फार्मर हैज टू ऑप्शंस कि वो उसके ऊपर वीट प्रोड्यूस कर सकता है और वो उसके ऊपर वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब दोनों में से एक ही प्रोड्यूस हो सकती है। वो कहता है कि अगर मैं वीट प्रोड्यूस करूं तो वो होता है 50,000 का, और अगर मैं वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करूं तो वो होती है 35,000 की। अब अगर वो रैशनल है तो वो क्या करेगा, वो वीट पे जाएगा। अब वीट की अपॉर्चुनिटी उसने ली तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, ये 35,000 की जो वेजिटेबल्स थी ये उसको छोड़नी पड़ी। तो मैं कहूंगा कि 50,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या है, वो 35,000 है। मतलब जो आप सैक्रिफाइस करते हो किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, दैट सैक्रिफाइस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। कहीं पर ये लिखा होता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, वो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अब इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उसके पास कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी एक जॉब उसके पास है कि वो टीचर की जॉब कर सकता है, और यहां पे हम सामने उसकी सैलरी लिख लेते हैं। उसको लगता है कि टीचर की जॉब करूंगा तो मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ होने वाली है। वो किसी बैंक के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर लग सकता है और उसकी सैलरी जो है लेट इट बी की 55,000 होगी। वो किसी ऑफिस में क्लर्क लग सकता है और उसकी सैलरी 40,000 होगी, या वो कहीं और किसी प्राइवेट जॉब में जा सकता है और वहां पर उसकी सैलरी जो है वो 30,000 होगी। अगर वो रैशनल है, उसके पास 4 जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर वो रैशनल है तो वो कहां पे होगा, वो बैंक के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर रखा होगा और 55,000 ले रहा होगा। अब अगर वो ये कहे कि मैंने इस 55,000 वाली जॉब को लेने के लिए टीचर, क्लर्क और ये प्राइवेट जॉब मैंने छोड़ दी, तो वो गलत बोल रहा है। क्योंकि अगर वो इस बैंक पीओ की पोस्ट पे ना होता तो वो कहां पे होता, वो यहां पे होता और टीचर की 50,000 की सैलरी ले रहा होता। यहां पर और यहां पर तो उसने होना ही नहीं था। मतलब अगर मैं ये कहूं कि उसने बैंक पीओ की जॉब लेने के लिए ये दो अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़ी है, उसने क्या छोड़ा, ये छोड़ा, क्योंकि अगर वो यहां पर ना होता तो यहां पर होता। जहां पर वो होगा वो क्या है, वो उसका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव होगा जो उसने सबसे पहले चूज करना है। अगर वो यहां पे ना होता तो ये होगा उसका सेकंड ऑल्टरनेटिव, यानी उसने फर्स्ट लेने के लिए सेकंड छोड़ा है, थर्ड और फोर्थ नहीं छोड़े हैं। इसलिए 55,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 50,000 होगी, वो 40 और 30,000 नहीं होने वाला है। इसलिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इस
को कैलकुलेट करना चाहें तो जो हमने अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला टेबल बनाया था हम उससे इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिए थे A, B, C, D and E। यहाँ पे हमने लिया था बाइक और यहाँ पे हमने लिया था कार। बाइक शुरुआत में 100 थी, ये 0, ये 90, ये 10, ये 70, ये 20, ये 40, ये 30, ये 0 और ये 40। ये हमारा टेबल था। अब हर बार हम पहले से ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करूं, अब अभी तो आप ए ऑप्शन में हैं, अभी तो आपने सेकंड अपॉर्चुनिटी लेनी है तो फर्स्ट पे तो निकलेगी। अब सोचिए आपने यहाँ पे 10 कार्स ली तो आपने 10 कार लेने के लिए कितने बाइक का सैक्रिफाइस किया? तो 10 कार लेने के लिए आपने 10 बाइक सैक्रिफाइस किए। मतलब मैंने कहा था कि जो आप छोड़ रहे हैं वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब बैंक पीओ की जॉब लेने के लिए आपने टीचर की जॉब छोड़ी तो टीचर की जॉब क्या बन गई? बैंक पीओ की जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया उसके लिए वेजिटेबल्स छोड़ी तो वेजिटेबल्स जो है वो उसकी जॉब की जो है उसकी व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। वैसे ही कार ली, अब कार लेने के लिए क्या छोड़ा? बाइक। तो जो बाइक छोड़े वो क्या बन गए? वो इन 10 कार्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गए। तो कितने बाइक छोड़े? 10। तो 10 क्या है? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी 10 कार्स की। अब आपने 10 कार्स और ली, अब आपने कितने बाइक छोड़े? 20। तो 20 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। फिर आपने 10 कार्स बढ़ाई, अब कितने आपने बाइक छोड़े? 30। तो 30 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। आपने यहाँ पे 10 बाइक कार और लिया तो उसके लिए आपने कितने बाइक छोड़े? 40। तो 40 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो अगर आप देख रहे हैं कि हर बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले से बढ़ रही है, मतलब आपको हर बार पहले से ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? ये हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि जैसे जैसे आप कार की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, आप बाइक से रिसोर्सेज निकाल के कार पे लगाएंगे तो उससे क्या होगा? सबसे पहले मोस्ट एफिशिएंट लोग यहाँ पे आएंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब काम आपने हर बार सेम करवाना है, हर बार आपने 10 कार ही इंक्रीज करवानी है, पर जो लोग आ रहे हैं उन 10 कार्स को बनाने के लिए वो पहले से कम एफिशिएंट आ रहे हैं। इसका मतलब कि आपको उतना ही काम करवाने के लिए पहले से ज्यादा लोगों को लेके आना पड़ेगा, मतलब सैक्रिफाइस आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी राइज होगी। अब इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आपने करना क्या है? आपने जस्ट मार्जिनल का मीनिंग क्लियर करना है, क्योंकि अगर आप यहीं पर मार्जिनल का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं तो फर्दर हमने बहुत सारे और मार्जिनल के कॉन्सेप्ट करने हैं जिसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे, बहुत सारे मार्जिनल आने वाले हैं। तो मार्जिनल का मीनिंग अभी क्लियर कर देते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है वन मोर। ऑलवेज मार्जिनल मीन्स वन मोर, भी एक के लिए कितना, दैट इज मार्जिनल। अब इसके साथ हमने मार्जिनल लगा दिया, वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये क्या था? आपने 10 बाइक छोड़े, 20 बाइक छोड़े, 30 बाइक छोड़े, 40 बाइक छोड़े, जो आपने टोटल छोड़ा वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब यहाँ पे आपने 10 कार के लिए 10 छोड़ दिए, फिर 20 छोड़ दिए, 30 छोड़ दिए, 40 छोड़ दिए, जो टोटल अमाउंट के अंदर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर अगर मैं ये कहूं कि एक के लिए कितना सैक्रिफाइस किया तो वो क्या होगी? वो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। कैसे? आपने 10 कार्स के लिए यहां पर 10 बाइक छोड़े, तो 10 कार के लिए क्या हो गए? 10 बाइक। पर अगर मैं पूछूं कि एक कार के लिए कितने छोड़े तो आप क्या करेंगे? 10, ये नीचे चला जाएगा, 10 तो आंसर कितना आएगा? 1। 10 कार के लिए 10 बाइक, तो एक कार के लिए कितने बाइक? 1। That 1 is called marginal opportunity cost. तो क्योंकि हमने पहले कहा मार्जिन को होता है एक और के लिए, तो अब ये आंसर 1 कैसे आया? ये आया 10 upon 10 करके 1।
अगर हम अगले ऑप्शन पे जाए, अभी और क्लियर होगा। अगले ऑप्शन पे जाए, आपने 10 कार्स ली, यहां पे 10 से 20 पे आ गए, 10 कार ली, उसके लिए बाइक में आप 90 से 70 पे आ गए, मतलब अब आपने 10 कार्स के लिए 20 बाइक छोड़े हैं। तो मैं पूछूं कि एक कार के लिए कितने छोड़े, तो यहां पे 20 आ गया, तो यहां पे कितना आएगा 2। 10 कार्स के लिए 20 बाइक, तो एक कार के लिए कितने बाइक, 2, तो वो 2 क्या होगी, वो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब अगले पे चलते हैं, यहां पे आपने 10 कार्स और ली, अब आपने कितने बाइक छोड़े 30, जो आपने 30 छोड़ा वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पर मैं पूछूं कि एक कार के लिए कितने छोड़े, तो एक कार के लिए आपने छोड़े 3, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। अगले में 10 कार फिर ली, अब कितने बाइक छोड़े 40, तो अब एक कार के लिए कितने छोड़े 4, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ रही है, यानी हर बार एक और चीज लेने के लिए आपका जो सैक्रिफाइस है वो पहले से बढ़ रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो यूज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो एक काम को करने के अंदर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, पर जब उनको उस एक काम से निकाल के दूसरे काम में लगाया जाता है तो वो उतने एफिशिएंट नहीं होते। तो क्या करना पड़ेगा, सेम काम करवाने के लिए आपको पहले से ज्यादा लोगों को मूव कराना पड़ेगा, यानी कॉस्ट पहले से ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। अब ये इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है जिसके करके जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या बन जाती है, वो कनकेव बन जाती है। यहां पर क्वांटिटी x ले लेते हैं और यहां पर क्वांटिटी y ले लेते हैं, तो ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है AB। अब शुरू में आप सपोज कीजिए कि आप इस C पॉइंट पे हैं, उसके अकॉर्डिंगली x x1 y y1 है, आपने y को इंक्रीज किया, y सपोज कर लीजिए कि कार, आप कार इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आ गए इस D पॉइंट पे, तो यहां पे x x2 आ गया, इतना y बढ़ाने के लिए आपने इतना x छोड़ दिया, सो दिस इज डेल्टा y, दिस इज डेल्टा x। तो इतना y बढ़ाने के लिए इतना x छोड़ा, जितना y पहले इंक्रीज किया था y1 टू y2, उतना ही y में और इंक्रीज कर देता हूं फ्रॉम y3। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं आ गया E पॉइंट पे और इसके अकॉर्डिंगली x बन गया x3। अब y मैंने सेम बढ़ाया, यानी डेल्टा y सेम, पर अगर आप x देखें तो पहले से ज्यादा हो गया, यानी अब मुझे x पहले से ज्यादा छोड़ना पड़ रहा है। मैंने y फिर उतना बढ़ाया सेम, अब उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ही मैं f पॉइंट पे आ जाऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं x4 पे आ जाऊंगा। चेक कीजिए आपको x और ज्यादा छोड़ना पड़ा, y फिर सेम बढ़ाया, अब मैं आ गया x5 पे, अब आपको x और ज्यादा छोड़ना पड़ा। तो जितना आप x छोड़े जा रहे हो वो क्या है, वो इसको और बढ़ाने की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि हर बार पहले से बढ़ रही है। इसी बढ़ती हुई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के करके ही हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कनकेव बन जाती है। अब दो क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी स्लोप नेगेटिव क्यों है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि दोनों कम्युनिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, अगर एक की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि उसकी स्लोप जो है वो कनकेव क्यों है। अब उसका आंसर अलग है, कनकेव इसलिए है क्योंकि अगर आप एक बढ़ाते हैं तो आपको दूसरी पहले से ज्यादा छोड़नी पड़ती है, मतलब नेगेटिव हो गया, एक बढ़ाएंगे तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी, ये नेगेटिव है। एक बढ़ाएंगे तो दूसरी पहले से ज्यादा छोड़नी पड़ेगी, मतलब मार्जिनल